के विदेश मंत्री के पहुंचने की खबर भी सामने आ रही है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप जरा बताइएगा, एक तरफ जहां तमाम प्रतिक्रियाएं खामनेई की तरफ से सामने आ रही हैं, उसकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमारी तरफ से हमले जारी रहेंगे और हम अपने हमलों को बंद नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंट ईरान नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री के पहुंचने की भी खबर है। सर, और ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं खमेनी ने आज, इसका साफ मतलब है कि इजराइल को और अमेरिका को थ्रेट दिया है, और साथ में अमेरिका के ऊपर ये भी आरोप लगाया है, इजराइल के लिए भी, कि वो दुनिया के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल गलत आरोप है। आज वही अमेरिका में हर धर्म के लोग हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप का तो ये कहना है ये इमिग्रेशन बंद करिए, इतने वहाँ पर मुसलमान हैं। तो वो देशों में ऐसी कोई भावना नहीं है। ये भड़कावे वाले स्टेटमेंट्स हैं, और ख़ासकर ये एक कट्टरपन वाला स्टेटमेंट्स हैं। जहाँ तक ये ईरानियन एम्बेसडर का सवाल है, ये विदेश मंत्री, उनका वो जाना लेबनान में, मेरे को लगता है इसमें कई मैसेजेस हो सकते हैं। कल आपने देखा ये इन्हीं के विदेश मंत्री शायद कतार में थे, वहाँ पर उनसे मीटिंग की है और इनडायरेक्ट मैसेज दिया है अमेरिका को कि उनके पास पूरा अधिकार है अनकन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए। बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम इजरायली और अमेरिकन टारगेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अमेरिकन या इजरायली एम्बेसी किसी देश में हो सकती है, लोग हो सकते हैं। टेररिज्म अटैक की एक वो बेसिकली धमकी है। तो ये जो धमकी दे रहे हैं अमेरिका पे और इजराइल पे, कितना फ़र्क पड़ेगा? मेरे को लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजराइल का लक्ष्य बहुत साफ है, वो ये जो फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म है ईरान, उनका खात्मा करना उनका मुद्दा है, और वो करेंगे। और क्योंकि खमेनी ने बोला विक्ट्री हमारी होगी, मैं आज बोल रहा हूँ विक्ट्री अल्टीमेटली इजराइल की होगी, उसमें कोई शक नहीं है। युद्ध लंबा चलेगा, कैजुअल्टीज़ दोनों तरफ बहुत होंगी, काफ़ी डैमेज होगा, लेकिन अल्टीमेटली डैमेज किसको होगा? ज़्यादा ईरान को होगा। और मेरे को लगता है जो अभी इजराइल अटैक करेगा उसमें उसके दो टारगेट्स तो निश्चिंत है पहले फेज़ में। एक तो ऑयल रिफाइनरीज, जिससे उसकी इकोनॉमिक दशा ख़राब हो जाए। दूसरा, पावर कहाँ से आ रहा है? पावर तो यही है जो खमेनी है और IRGC से। तो ये जो इनकी IRGC कमांडर्स, और हो सकता है इनके ये जो टॉप लीडरशिप पे अटैक किए जाएंगे। और सबसे बड़ा जो फायर किससे करेंगे? मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनको भी अटैक किया जाएगा। कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कहाँ पर इनके मिसाइल लॉन्चर साइट्स हैं, बेसिस हैं, उनको किया जाएगा। क्योंकि अगर ये ध्वस्त हो गए तो अटैक किससे करेंगे? क्योंकि ग्राउंड में तो वो बहुत दूर है, वहाँ पर ट्रुप्स नहीं लेके आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये प्रायोरिटी होगी, और जब भी होगी ये इजराइल अटैक बहुत तगड़ा होगा, और ये ईरान के ऊपर इतना तगड़ा अटैक होगा कि वो बोलते हैं ना, जिसको घुटने पे वो दुश्मन को कर देंगे। काउंटर अटैक उसके बाद ईरान करेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितनी क्षमता है? पहले ही अटैक में इनकी मिलिट्री क्षमता को संजय मैसेज से देखिए, काउंटर अटैक तो वो कर ही रहा है और कह भी रहा है कि भाई हम काउंटर अटैक के लिए तैयार हैं, हम कोई डरने वाले नहीं हैं, हम हरा करके इजराइल को रहेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात है यूके देवनाथ सर, कि देखिए इन बातों के बीच में अगर हम देखेंगे, हम एक कहते हैं ना कि स्टेटमेंट के बिटवीन द लाइन अगर आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। यानी आप ये समझिए कि एक तरफ वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं कि हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि कैसे वो ये कहें मुस्लिम देशों को जो अभी तक उनके सपोर्ट में नहीं उतरे हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता, बहुत ही चालाकी भरे तरीके से उन्होंने दुनिया के मुसलमान देशों को ये समझाने की कोशिश की है, आम जो अनपढ़ बेचारे मुस्लिम हैं दूर दराज के देशों में, कि शायद वही एक ऐसे देश हैं जो कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ईरान ही एक ऐसा देश है जो कि इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध खड़ा होकर बहादुरी से फ़िलिस्तीन के मुस्लिम भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है नहीं। हो ये रहा है कि ईरान के साथ में आज की तारीख में कोई भी नहीं है। जब पिछले हफ्ते ईरान ने OIC के सारे देशों को इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए, बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि OIC के किसी भी मेंबरान स्टेट ने, चाहे वो शिया देश हो, चाहे वो सुन्नी देश हो, चाहे वो अरब देश हो, चाहे वो दूर दराज के देश जैसे कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, किसी ने भी ईरान का समर्थन नहीं किया। ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है।
आज के भाषण में अगर आप एक और देखें तो बार बार वो एक अपने धर्म का नाम ले रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम धर्म का नाम लेकर वो दुनिया में सबको अपने साथ कर लें। असल में वो सबको अपने अधीनस्थ करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं होते दिखे। आज भी अगर आप देखें दुनिया के जितने बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, पावरफुल हैं, जिनकी जीडीपी हाई है, जैसे कि इजिप्ट है, तुर्की है, कोई भी ईरान के समर्थन में सामने नहीं आ रहा। ईरान बिल्कुल सर, जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही चालाकी के साथ में ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई थी, और जैसा आपने बताया कि एक तरीके से ये भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आतंक की लड़ाई को धर्म की लड़ाई में कन्वर्ट करने की एक जो कोशिश है वो की गई है। फिलहाल इसी बीच एक और खबर जो लगातार यहाँ पर उठ रही है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद में जो हिजबुल्लाह का नया चीफ बना, यानी कि हाशिम सफीद्दीन की हम बात कर रहे हैं, हसन नसरल्लाह की जनाजे के उठने से पहले ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। यह दावा यहां इजराइल की ओर से किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि उसे पता था कि वो मारा जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से वो ढेर कैसे हो गया। आपको दिखाते हैं इसी पर एक इनसाइड रिपोर्ट। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और हिजबुल्लाह के तथाकथित नए चीफ हाशिम सफीद्दीन को मार गिराया गया। इजरायली मीडिया के दावों की माने तो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हाशिम सफीद्दीन को हवाई हमले में मौत की नींद सुला दिया गया। इजराइल का ये हमला इतना सटीक था कि हाशिम सफीद्दीन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने बटन दबाया, धमाका हुआ और हाशिम अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर हाशिम सफीद्दीन को इतनी आसानी से कैसे मार गिराया गया। अमेरिका ने जिसे आतंकी घोषित कर रखा था, उसे इजराइल ने महज 7 दिनों में कैसे निपटा दिया। दरअसल इसके पीछे था इजराइल का खुफिया नेटवर्क और उसकी बेजोड़ प्लानिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिस वक्त इजराइल ने हमला किया, उस वक्त हाशिम सफीद्दीन बेरूत में था। वो लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित एक सीक्रेट बंकर में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इजराइल पर नए सिरे से हमलों की योजना बना रहा था। लेकिन गुरुवार की आधी रात को इजराइल ने हवाई हमला कर दिया। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से उस सीक्रेट अड्डे पर बमबारी की जहां हाशिम सफीद्दीन मीटिंग कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की ओर से हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाकर रात के अंधेरे में किया गया यह हमला नसरल्लाह पर किए गए हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो वहीं इस हमले को इस तरह अंजाम दिया गया कि हिजबुल्लाह और ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हुए जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए वो बेहद सफल रहे हैं। और जाहिर है कि इजराइल ने ये जो ऑपरेशंस हैं ये एक सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किए, और इजराइल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को लगातार ट्रैक कर रहा है, और उसके बाद ही इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिसमें कि उसे बड़ी सफलताएं मिली हैं। गौरतलब है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने 29 सितंबर को अपने नए नेता के रूप में हाशिम सफीद्दीन के नाम का ऐलान किया था। सफीद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई था और उसका खास भी माना जाता था। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीद्दीन की भी सांसें थम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।